बारिश में मायके वर्सेस ससुराल की नींद। अरे डोली, अब तक इससे सब्जी रोटी नहीं बनी क्या? पूरा दिन फ्री की रोटियां तोड़ती है हमारी छाती पर। छोड़ गए तेरे माँ बाप तुझे। न जाने कौन सा मनूस दिन था जिस दिन हमने तेरी जिम्मेदारी संभालने का ठेका ले लिया था। शालू किचन में काम कर रही होती है, तभी डॉली आवाज देती है। अभी बस बना ही रही हूँ चाची। बारिश की वजह से आज सब्जी लाने में थोड़ी देर हो गई थी, इसीलिए खाना बनाने में भी देर हो रही है। तभी किचन में तान्या आती है। हो मैडम, बड़े आराम से खाना बना रही हो। हमें भूखा मारने का प्लान है क्या? इन हाथों को जरा जल्दी चला लो। शालू जल्दी जल्दी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। अब हमारे खाने को क्या घूर रही है? सुकून से खाना भी नहीं खाने देगी क्या? दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। शालू दूर खड़ी होती है और मनी मन सोचती है, मुझे कितनी जोरों की भूख लगी है। चाची, मुझे भी थोड़ा खाना खाने के लिए दे दीजिए ना, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे रात का बासी खाना पड़ा होगा, वही खा ले। उसी के लायक है तू, ये खाना तुझे नहीं मिलेगा। सुनील की बातें सुनकर शालू रोने लगती है। हे भगवान, काश मेरे माँ पापा जिंदा होते तो मुझे इस तरह भूखे पेट और नौकरों की तरह दिन रात काम नहीं करना पड़ता। ऐसा कहकर शालू किचन में जाकर रात का बासी खाना खाने लगती है। आज तो दिन भर काम करके बहुत थक चुकी हूँ, आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से सारे बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर आराम से जाकर सो जाऊंगी। शालू किचन का सारा काम करके जैसे ही कमरे में सोने के लिए जाती है, तभी डॉली उसे रोक लेती है। हाँ, हमारा काम किए बिना कहाँ जा रही है? बड़ी जल्दी लगी है सोने की। चुपचाप ये सारे कपड़े ले और अभी के अभी इन पर इस्त्री कर। चाची, मुझे बहुत नींद आ रही है, कम से कम मुझे 2 घड़ी सुकून से सोने तो दीजिए। तुझे सुकून से सोने दूं? तूने हमारी जीती जागती जिंदगी को अंधकार में डाल दिया है। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी जब तेरी वजह से मेरे घर की सारी खुशियां चली गई थी। इतना कहकर डॉली अपने कमरे में चली जाती है। मैं कितनी बार समझाऊंगी मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। शालू सारे कपड़ों पर इस्त्री करने लगती है। तभी इस्त्री करते समय उसके हाथ में करंट लग जाता है। मम्मी, पापा, आप लोग कहाँ चले गए? मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? इससे अच्छा तो मैं भी आपके साथ उसी एक्सीडेंट में बढ़ जाती। शालू रात भर रोती रहती है। अगली सुबह सुनील और डॉली साथ बैठे होते हैं। देखो तो जरा, ये कलमुही अभी तक सोकर उठी भी है या नहीं? इस घर में हमारी छाती पर मूंग दल रही है। डॉली शालू के कमरे में जाती है। शालू पूरी रात जागने की वजह से गहरी नींद में होती है। वाह महारानी, अभी तक सो रही है? अभी बताती हूँ तुझे, रुक जा। डॉली किचन से पानी का जग लाती है और शालू के ऊपर उड़ेल देती है। चाची, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता मैं कैसे सो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, अभी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अभी कहाँ तेरी अकल ठिकाने आई है? डॉली शालू के बाल पकड़कर उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है। चाची, छोड़ दीजिए मुझे, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब आई ना तेरी अकल ठिकाने? चल चुपचाप किचन में जाओ और हम लोगों के लिए खाना बना। शालू रोते हुए किचन में जाती है। पूरी नींद न होने की वजह से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके होते हैं। सब्जी काटते समय उसके हाथ पर चाकू लग जाता है। तभी तान्या पानी लेने के लिए किचन में आती है। मैडम, रोने का ड्रामा बाद में करना, जल्दी से खाना बना, मुझे कॉलेज भी जाना है। तेरी तरह गंवार नहीं हूँ कि पूरा दिन घर का झाड़ू पोछा ही करती रहूं। शालू जल्दी जल्दी खाना बनाकर सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तभी पड़ोसन शीतल वहाँ आती है। कैसी हो डॉली बहन? घर में सब राजी खुशी तो है? हाँ बहन, सब ठीक है। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बहन जी, बस आप लोगों का हाल चाल जानने चली आई थी। अरे शालू बेटा, तुझे क्या हुआ? इतनी मुरझाई और कमजोर क्यों लग रही है? लगता है रात भर ठीक से सोई नहीं। अरे नहीं, ये तो आराम से सोती है। इस महारानी को सोने के अलावा और कोई काम ही क्या है? हाँ बहन जी, मुझे भी पता है कि आप लोग इसका कितना ध्यान रखते हैं। अच्छा चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। इतना कहकर शीतल वहाँ से चली जाती है। शालू सारे जूठे बर्तन लेकर कटी हुई उंगली से ही सारे बर्तन साफ करती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम का समय होता है, जोरों से बारिश होने लगती है। अरे कल मुही कहाँ मर गई? ऊपर छत पर मिर्च मसाले सूखने के लिए रखे थे, उन्हें जाकर ले आ, वरना बारिश में सारे भीग जाएंगे। हाँ चाची, अभी लेकर आती हूँ। शालू छत से मिर्च मसाले समेट कर नीचे आने लगती है। तभी पड़ोसन सरोज वहाँ आती है। कैसी हो शालू बेटा? देखो बारिश का मौसम कितना सुहाना हो रहा है। ऐसी बारिश में तो सुकून की नींद आती है। सरोज की बात सुनकर शालू मनी मन सोचने लगती है। बारिश आप लोगों के लिए सुकून की नींद लेकर आती होगी, लेकिन मेरे लिए तो ये एक खौफनाक काली रात होती है, जिसमें मैं कभी सुकून से सो ही नहीं पाती। अरे बेटा, क्या सोचने लगी? जल्दी से मिर्च मसाले अंदर रख दे।
जी आंटी, अभी रख देती हूँ। शालू मिर्च मसाले अंदर रख देती है। मम्मी, आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है, इसे बोलो ना गर्मा गर्म पालक और प्याज की पकौड़ी बनाए। क्यों नहीं बनाएगी, फ्री का राशन जो तोड़ती है यहाँ। जा, मेरी बेटी ने जो कहा है उसके लिए अभी पालक और प्याज के पकौड़े बना। जी चाची, अभी बनाती हूँ। शालू किचन में जाकर पालक और प्याज के पकौड़े तलने लगती है। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। सभी लोग एक साथ बैठकर चाय और पकौड़े खाते हैं। अब यहाँ क्या खड़ी हमारा मुंह देख रही है, रात का खाना भी तुझे ही बनाना है। चल जल्दी किचन में जाकर तैयारी कर। चाची जी, मुझे भी पालक और प्याज के पकौड़े खाने थे, मुझे भी थोड़ा दे दीजिए ना। तान्या पकौड़े नीचे फेंक देती है। ये पड़े हैं पकौड़े, नीचे से उठाकर खा ले। शालू रोते हुए पकौड़े उठाती है और किचन में जाकर रोने लगती है। इन लोगों ने तो मेरी जिंदगी जीते जी नरक बना दी है। शालू खुद से बातें करते हुए खाना बनाती है और सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं शालू अपने टूटे हुए टीन के कमरे में एक फटी हुई चादर लेकर जाती है। हे भगवान, यहाँ इतना अंधेरा है, रात भर बारिश होती रहती है और चाची तो सारे फटे पुराने कपड़े भी यहीं डाल देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ कीड़े मकोड़े भी लगे रहते हैं। रात भर जोरों की बारिश होती है। शालू जमीन पर चादर बिछाकर सोने लगती है। तभी चूहे आकर उसके पैरों को काटने लगते हैं। टीन की छत से पानी भी टपकने लगता है। डरकर शालू अंदर चली जाती है और दरवाजा खटखटाती है। चाची, चाची गेट खोल दीजिए, मुझे भी अंदर ही सोना है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे तो मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगी। भाग यहाँ से, हमें तो सुकून से सोने दे, मेरा दिमाग मत खराब कर। शालू डॉली के पैरों में गिर जाती है। चाची, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नीचे फर्श पर ही सो जाऊंगी, मुझे यहीं सोने दीजिए ना। नहीं, तू यहाँ नहीं सोएगी। डॉली उसे लात मारकर दरवाजा बंद कर देती है। शालू पूरी रात घर के बाहर बारिश में भीगती रहती है। अगली सुबह जैसे ही सुनील गेट खोलता है, शालू वहीं बेहोश पड़ी होती है। अरे अब यहाँ क्यों पड़ी हुई है? मोहल्ले में हमारी बदनामी करवाना चाहती है क्या? चलो जल्दी से और जाकर हमारे लिए खाना बना। चाचा जी, मैं रात भर बारिश में भीगती रही, मुझे तेज बुखार हो गया, मुझसे खाना नहीं बनेगा। तभी अंदर से डॉली आती है। तू मर भी जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरे लिए इतना बड़ा कलंक है जिसने मेरे हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। इतना कहकर डॉली अंदर चली जाती है। शालू रोते हुए उठती है और किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी पड़ोसन सरोज वहां आती है। अरे भाई, कितनी अच्छी बारिश हो रही थी, हम तो सच में सुकून से सोए। ठंडी ठंडी हवा और हल्की हल्की बारिश की फुहार, ऐसा लग रहा था जैसे बरसों की नींद पूरी हो गई हो। हाँ हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बारिश में तो सच में बहुत अच्छी नींद आती है। तभी शालू ठंड से कांपते हुए दोनों के लिए चाय लेकर आती है। लीजिए आंटी, आप भी चाय लीजिए। अरे बेटा, तेरे तो हाथ कांप रहे हैं, तू ठीक तो है ना? तुझे सर्दी कैसे लग गई और तेरी आंखों के नीचे इतने काले घेरे? तेरी तबीयत तो ठीक है? अरे नहीं नहीं बहन जी, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि बारिश में मत भीगा कर, लेकिन ये मेरी एक नहीं सुनती। रात भर बारिश में भीगती रहेगी तो तबीयत तो खराब होगी ही। हाँ बहन जी, आप सही कह रहे हैं, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, बारिश आते ही भीगने और चटपटा खाने का मन करने लगता है। दोनों कुछ देर बातें करती हैं और फिर सरोज अपने घर चली जाती है। शालू किचन में जाकर मनी मन सोचती है। कितनी ठंड हो रही है, मेरे हाथ भी ठीक से काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर काम नहीं करूंगी तो चाची मुझे बहुत मारेगी। अब उनकी मार और सहन नहीं कर सकती। तभी डॉली वहां आती है। अरे कलमुही, घर में काम करने की जिम्मेदारी तेरी है, फिर भी तुझे कोई होश नहीं। ये पैसे पकड़ और चुपचाप बारिश में भीगते हो जाकर सारी सब्जी लेकर आ। चाची, मैं रात भर बारिश में भीगती रही हूँ, अब मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मैं बारिश में जाकर सब्जी कैसे लाऊंगी? ज्यादा काम चोरी करने की कोशिश मत कर, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये पूरे पैसे पकड़ और अभी इसी वक्त पैदल बारिश में भीगते हुए सारी सब्जी लेकर आ। शालू रोते हुए डॉली से पैसे लेती है और चुपचाप बारिश में भीगते हुए सब्जी लेने के लिए मार्केट चली जाती है। शालू सब्जी वाले के पास पहुंचती है। भैया, आलू का क्या रेट है? अरे बहन जी, बारिश की वजह से सारी सब्जियां महंगी हो गई हैं। आलू का रेट पूरे 100 रुपए किलो हो गया है। भैया 100 रुपए किलो? आपने तो रेट बिल्कुल आसमान पर चढ़ा दिए, थोड़ा सही लगा लीजिए। अरे बहन जी, लेना हो तो लीजिए, टाइम खराब मत कीजिए। शालू मनी मन सोचने लगती है। चाची ने तो पूरे गिने चुने पैसे दिए थे, लेकिन सारी सब्जियां भी लेकर जानी है। ठीक है भैया, मुझे 2 किलो आलू दे दीजिए और बाकी सब्जियां भी दे दीजिए। शालू सारी सब्जियां लेकर घर लौटने लगती है। रास्ते में रात भर नींद पूरी न होने की वजह से उसका पैर एक गड्ढे में पड़ जाता है और सारी सब्जियां सड़क पर गिर जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक तो इतनी महंगी सब्जियां, ऊपर से मुझसे गिर भी गई। चाची तो आज मुझे जान से ही मार देंगी। जल्दी जल्दी उठा लेती हूँ। शालू सारी सब्जियां उठाकर घर आ जाती है। डॉली और तान्या हॉल में बैठी होती हैं।
आ गई महारानी, चल जल्दी से सारे पैसों का हिसाब दे। कितने की सब्जी लेकर आई है? चाची सब्जियों के रेट तो आसमान छू रहे हैं। आलू पूरे 100 रुपए किलो मिले हैं, इसलिए मैं। झूठ मत बोल, पक्का किसी ढाबे पर बैठकर कुछ चटपटा खाकर आई होगी। जरा से पैसे क्या मिले, उड़ाने पर लग गई। मम्मी ये कुछ ज्यादा ही चटोरी हो गई है, इसे तो सबक सिखाना चाहिए। हाँ अभी सिखाती हूँ इसे सबक। डॉली शालू को मारने लगती है। चाची मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे घुटने में भी चोट लगी, देखिए खून निकल रहा है। तू मर भी जाए तो हमें क्या। और ये सारी सब्जियां मिट्टी में कैसे सनी हुई है? पक्का इन्हें कहीं गिरा कर लाई है। चाची मुझे माफ कर दीजिए, मैं रात भर सो नहीं पाई थी, इसीलिए चक्कर आ गए और बारिश में गिर गई। एक तो इतनी महंगी सब्जियां लेकर आई, ऊपर से सारी मिट्टी में सना दी। चल इन्हें धोकर खाना बना, किसी काम की नहीं है तू। बस तेरे लिए कोई रिश्ता मिल जाए, चाहे लंगड़ा लूला ही क्यों ना हो, मैं उसी दिन तुझे इस घर से दफा कर दूंगी। शालू रोते हुए सारी सब्जियां उठाती है, उन्हें धोकर खाना बनाती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं शालू रोज की तरह अपने टूटे फूटे कमरे में दरी बिछाकर सोने चली जाती है। पूरी रात बारिश में भीगते हुए रोती रहती है। अगली सुबह तान्या अपने कमरे से नीचे आती है। डॉली हॉल में बैठी होती है। मम्मी आज मेरे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन है, मैं अपनी नई ड्रेस लाना भूल गई। अभी मुझे वही ड्रेस चाहिए, लेकिन मैं बारिश में कैसे जाऊँ? मुझे तो तैयार भी होना है और मेकअप भी करना है। तो बिल्कुल परेशान मत हो मेरी राजकुमारी, तू आराम से तैयार हो और मेकअप कर। मैं इस कल मुही को भेजती हूँ तेरे लिए ड्रेस लेने। बस इसे बता दे किस मॉल से लानी है और फोटो भी दिखा दे कि कैसी ड्रेस चाहिए। तान्या शालू को ड्रेस की फोटो दिखाती है। हे भगवान, अगर जरा भी गलती हो गई तो ये लोग मुझे फिर मारना शुरू कर देंगे, बस कोई गलती ना हो। शालू ड्रेस लेने के लिए मॉल चली जाती है। जैसे वो ड्रेस खरीद कर पेमेंट करने लगती है, तभी पूरे मॉल में हड़कंप मच जाता है। ओ माय गॉड, मैम का रेड रूबी डायमंड नेकलेस नहीं मिल रहा है, वो बहुत महंगा है, जल्दी ढूंढो। सभी लोग नेकलेस ढूंढने लगते हैं। तभी शालू की नजर टेबल के नीचे पड़े रेड रूबी डायमंड नेकलेस पर पड़ती है। शालू नेकलेस उठाकर मैनेजर नीरज के पास जाती है। मैनेजर साहब, ये नेकलेस टेबल के नीचे पड़ा था, शायद आप लोग इसे ही ढूंढ रहे थे। थैंक गॉड, ये नेकलेस तुम्हें कहाँ मिला? इसकी वजह से हम सब कितने परेशान थे, ये बहुत महंगा है। यही टेबल के नीचे पड़ा था और इस पर मेरी नजर गई तो उठा लिया। मैंने सिर्फ आपको वापस कर दिया है। अब मैं चलती हूँ। आज तुम्हारी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। ये लो तुम्हारी ईमानदारी के 20,000 रुपए। मैनेजर साहब, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, आप मेरी ईमानदारी और खुददारी की कीमत नहीं लगा सकते। इतना कहकर शालू वहां से चली जाती है। दूसरी ओर अनीता अपने केबिन से ये सब देख रही होती है। तभी नीरज उनके पास आता है। अनीता मैम, ये लीजिए आपका रेड रूबी डायमंड नेकलेस। आज एक बहुत गरीब लेकिन बेहद ईमानदार लड़की की वजह से ये मिल गया। मैंने उसे 20,000 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उसने 1 रुपया भी नहीं लिया। हाँ मैं भी उसे देख रही थी, देखने में भी कितनी सीधी सादी थी। सच में आज के जमाने में ऐसे ईमानदार और खुददार लोग बहुत कम मिलते हैं। दूसरी ओर शालू ड्रेस लेकर घर पहुंचती है। जैसे ही तान्या ड्रेस पहनती है, उसकी साइड की फिटिंग खुल जाती है। ये सब शालू की वजह से हुआ है, इसे एक काम भी ढंग से नहीं आता। ये पकड़ मेरी ड्रेस, अभी कभी ठीक कर दे इसे। डॉली शालू को मारने लगती है। इस कल मुही को तो कोई काम आता ही नहीं। अगर तूने ये ड्रेस ठीक नहीं की तो आज तुझे खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। चाची जी बस मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं अभी ड्रेस ठीक कर देती हूँ। शालू सिलाई मशीन निकालती है, गोटा पट्टी लगाकर और फिटिंग करके ड्रेस को पहले से भी ज्यादा सुंदर बना देती है। अरे वाह मम्मी, अब तो ये ड्रेस पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। चलो इस कल मुही ने कुछ तो अच्छा किया। तान्या कॉलेज चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह का समय होता है। शालू मंदिर में पूजा करने जाती है। तभी सीढ़ियों से उतरते समय अनीता का पैर फिसल जाता है। शालू तुरंत दौड़कर अनीता को गिरने से बचा लेती है। थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हारी वजह से आज मैं गिरने से बच गई। आंटी जी आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, आप मुझसे बड़ी हैं। मैं तो बस सही समय पर यहाँ थी, इसीलिए आपकी मदद कर पाई। इतना कहकर शालू वहां से चली जाती है। वहीं अनीता भी अपने घर लौट जाती है। शाम का समय होता है। अनीता, सुरेश और पारस एक साथ हॉल में बैठे होते हैं। अरे भाई क्या बात है, 2-3 दिनों से देख रहा हूँ जब से तुम्हारी नेकलेस वाली घटना हुई है, तुम कुछ ज्यादा ही चुप चुप रहने लगी हो। आखिर बात क्या है? जी बात कुछ नहीं है, बस मेरा मन उस लड़की पर ही अटक गया है जिसने पहले मेरा डायमंड नेकलेस लौटाया और आज फिर बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचा ली। आज के जमाने में ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने बेटे पारस के लिए उसी लड़की का रिश्ता लेकर जाएं। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। जैसा तुमने बताया था, वो चाहती तो तुम्हारा इतना महंगा डायमंड नेकलेस अपने पास रख सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यही होती है एक ईमानदार इंसान की पहचान। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। आज तक जितने भी रिश्ते देखे सब पैसों के पीछे थे,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि वही संस्कारी, ईमानदार और खुददार लड़की हमारे बेटे पारस की बहू बने। लगता है मम्मी आपका दिल तो उसी लड़की पर आ गया है। हाँ बेटा, तुझे तो कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं नहीं मम्मी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे पता है आप हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगी। तो ठीक है, मैं मैनेजर को फोन करके उस लड़की के बारे में सारी जानकारी लेती हूँ। अनीता मैनेजर नीरज को फोन करती है। ठीक है मैडम, मैं अभी आपको उस लड़की की सारी डिटेल भेज देता हूँ। कुछ ही देर में नीरज शालू की पूरी जानकारी अनीता को दे देता है। जी सुनते हो, हम कल सुबह ही शालू के घर उसके लिए रिश्ता लेकर जाएंगे। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अगली सुबह अनीता, सुरेश और पारस बड़ी सी गाड़ी में बैठकर शालू के घर पहुंचते हैं। उधर शालू किचन में डरते डरते खाना बना रही होती है। अगर आज भी मुझसे खाना खराब बन गया तो चाची मुझे आज भी भूखा ही उसी बंद कमरे में सुलाएंगी। तभी अनीता, सुरेश और पारस घर के अंदर आते हैं। आइए बहन जी, आप कौन है? हम तो आपको जानते भी नहीं है। बहन जी, हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। हमारा एक ही बेटा है और हमें आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। देखिए, मेरी तो 2 बेटियां हैं, आपको मेरी किस बेटी के लिए रिश्ता चाहिए? तभी तान्या आधुनिक कपड़े पहनकर नीचे आती है। नहीं नहीं, ये वाली नहीं, हमें आपकी छोटी बेटी शालू के लिए रिश्ता चाहिए। डॉली मन ही मन सोचने लगती है। चलो, कोई तो आया इसका रिश्ता लेकर, बस जैसे तैसे ये रिश्ता पक्का हो जाए, मैं तो तुरंत हाँ कर दूंगी। डॉली बिना एक बार भी शालू से उसकी राय पूछे रिश्ता पक्का कर देती है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है बहन जी, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का हुआ। अब हम जल्दी ही बारात लेकर आएंगे। इतना कहकर अनीता, सुरेश और पारस वहां से चले जाते हैं। तभी शालू की दोस्त कोमल वहां आती है। शालू, आज तुम्हारे घर इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आया था? पता नहीं कौन लोग थे, बस इतना पता चला कि इतने बड़े घर से मेरे लिए रिश्ता आया है। लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैं मायके में तो कभी सुकून से नहीं सो पाई, कहीं ससुराल में भी मेरे साथ ऐसा ही बुरा व्यवहार ना हो। हाँ, तेरी चिंता भी सही है। कई जगह ससुराल वाले बहुओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, तो अपना ध्यान रखना। और देख, तेरी आंखों के नीचे कितने डार्क सर्कल्स आ गए, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। इतना कहकर कोमल वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। शालू और पारस की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद भी शालू के मन में हजारों सवाल और डर होते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शालू के साथ ससुराल में भी वही सब होगा जो उसके मायके में होता था? क्या शालू ससुराल में सुकून की नींद सो पाएगी? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बड़ी धूमधाम से शालू का गृह प्रवेश कराया जाता है। बहू, तुम दिन भर की थकान से बहुत थक गई होगी, जाओ कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तब तक नौकर से कहकर तुम्हारे लिए खाना लगवा देती हूँ। तभी बाहर जोरों से बारिश होने लगती है। शालू कमरे में जाकर तैयार होकर नीचे आती है। अरे, आज देखो कितनी जोरों की बारिश हो रही है। जल्दी से गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना लो। जी मालकिन, अभी बना कर लाता हूँ। नौकर किचन में जाकर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाने लगता है। वहीं बैठी शालू मन ही मन सोचने लगती है, ये लोग कितना अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। जरूर बाद में मुझे अपना असली रंग दिखाएंगे। लोग एक साथ बैठकर चाय और पकौड़े खाने लगते हैं। शालू नीचे जमीन पर बैठ जाती है। अरे बहू, तुम नीचे जमीन पर क्यों बैठी हो? हमारे साथ सोफे पर बैठो, तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा हो। शालू मन ही मन सोचती है, देखो, ये भी शुरू शुरू में कितना प्यार लुटा रहे हैं, बाद में गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। कोमल सही कह रही थी, ससुराल वाले पहले अच्छा बनने का नाटक करते हैं, फिर अपना असली रंग दिखाते हैं। सभी लोग चाय पकौड़े खाते हैं और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, कितना रोमांटिक मौसम है। सिर्फ मैं, तुम और ये बारिश। तुम्हें पता है, मैंने आज ही हमारे लिए बहुत अच्छे गद्दे मंगवाए हैं। तुम आज आराम से अपनी नींद पूरी करना। बारिश तो हमेशा मेरे लिए दुख दर्द ही लेकर आई है। मायके में तो मैं कभी सुकून से सो नहीं पाई, न जाने ससुराल में कैसे रहूंगी। दोनों बातें करते करते सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन शालू के मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। मुझे लगता है तुम्हें नींद नहीं आ रही है। रुको, मैं अभी एयर कंडीशनर ऑन कर देता हूँ। शायद बारिश की वजह से तुम्हें चिपचिपाहट लग रही हो। मैं सारे पर्दे भी लगा देता हूँ और हल्का सा पंखा भी चला देता हूँ ताकि तुम्हें आराम मिले। पारस एसी ऑन कर देता है, हल्का पंखा चला देता है और सारे पर्दे बंद कर देता है, जिससे शालू को सुकून भरी नींद आ जाती है। अगली सुबह शालू देर से उठती है। हे भगवान, मैं ससुराल में इतनी देर तक सोती रही, कहीं मेरी सास भी मुझे वैसे ही ना मारे जैसे चाची मारती थी। शालू जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आती है। हॉल में उधर अनीता बैठी होती है और शालू को देखकर, अरे बहू, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? और वैसे भी आज मौसम कितना अच्छा है, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? आराम से सो जाती। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं मैं इतनी देर तक कैसे सो गई।
वहीं बैठा सुरेश शालू की बात सुनकर। अरे बहू, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? हमें कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारा जब तक सोने का मन करे तब तक सोया करो। वैसे भी घर का काम करने के लिए नौकर है। तुम यहाँ हमारे पास आराम से बैठो। सुरेश शालू को सोफे पर बैठा देते हैं। तभी नौकर सभी के लिए नाश्ता लेकर आता है। सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। तभी शालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मायके में तो मैं कभी सुकून से न खा पाई और न ही सो पाई, लेकिन ये ससुराल वाले मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। कहीं इनकी भी कोई साजिश तो नहीं? बहू, क्या हुआ? तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या तुझे मायके की याद आ रही है? अगर तेरा मन हो तो बेटा तुम वहाँ होकर आ जाना। नहीं माँ जी, मुझे कहीं नहीं जाना। इतना कहकर शालू अपने कमरे में चली जाती है। पारस भी उसके पीछे पीछे कमरे में आता है। क्या हुआ शालू, लगता है तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है। चलो हम दोनों कहीं डेट पर चलते हैं। नहीं, मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कहीं नहीं जाना। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, बारिश का इतना सुहावना मौसम है। चलो आज एक प्यारी सी डेट हो जाए। दोनों बारिश में डेट पर जाते हैं। वहां बैठकर चाय और कॉफी पीते हैं। शालू लगातार बारिश के पानी को देख रही होती है। क्या हुआ शालू, जब से तुम यहाँ आई हो सिर्फ बारिश को ही देख रही हो? लगता है तुम्हें बारिश बहुत पसंद है। नहीं, मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बारिश से तो मुझे सख्त नफरत है। ये बारिश मुझे मेरे बीते दिनों की याद दिलाती है। अरे क्या हुआ, कोई बात है क्या? मुझे बताओ, मैं हमेशा तुम्हें चुप चुप और शांत देखता हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अब घर चलते हैं, मुझे घर जाना है। दोनों वापस घर आ जाते हैं। रात का समय होता है। शालू तुम आज आराम से सो जाना। मैंने सारी बेडशीट भी बदल दी है। आज मेरी ऑनलाइन मीटिंग है। तभी अनीता वहां आती है। मेरी बहू अकेले क्यों सोएगी? आज मैं अपनी बहू के साथ सोऊंगी। इसे जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। अनीता शालू को अपने कमरे में ले जाती है। पूरी रात उसे अपनी गोद में सिर रखकर सुलाती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती रहती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके बारे में कितना गलत सोचती रही। अपनी सहेली कोमल की बातों में आकर मैं आप लोगों पर हमेशा शक करती रही। बेटा कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसा ही होता है। और तू ही तो हमारी इकलौती बहू है। अगर हम तुझसे प्यार नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? हम तो बस यही चाहते हैं कि तू आराम से अपनी नींद पूरी करे, अपने सारे सपने पूरे करे। चल बेटा, ज्यादा बातें मत कर और आराम से सो जा। शालू पूरी रात सुकून से सो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम का समय होता है। शालू अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। कल वही काला दिन आने वाला है मेरी जिंदगी का। सब लोग अपने जन्मदिन पर बहुत खुश होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये दिन मेरी जिंदगी में दोबारा कभी आए। कमरे के बाहर खड़ा पारस शालू की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, कल मैडम का जन्मदिन है। अरे मैं तो भूल ही गया था, लेकिन मैडम का मूड ऑफ है। मुझे इसे ठीक करना होगा। पारस कमरे के अंदर आता है। अरे चलो शालू, हम दोनों छत पर चलते हैं। देखो कितना सुहाना मौसम हो रहा है। पारस शालू का हाथ पकड़ लेता है। शालू, मैं नहीं जानता तुम्हारी जिंदगी में क्या कुछ बीता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। मैं तुम्हारा हमसफर हूँ और हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो भी तकलीफ है मुझे बताओ। शालू जोर जोर से रोने लगती है। मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने कितनी बार सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। शालू रोते रोते अपनी अतीत की सारी बातें पारस को बता देती है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। पारस अपने कमरे में आकर मन ही मन सोचता है, अब मुझे सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। और कल शालू का जन्मदिन है। मैं इतने अच्छे से मनाऊंगा कि सबकी आंखें खुल जाएंगी। अगली सुबह पारस जल्दी उठकर सीधे अनीता के पास जाता है। बेटा क्या हुआ, आज इतनी जल्दी उठ गया? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है मम्मी, आज आपकी बहुरानी का जन्मदिन है। सच में? फिर तो हम बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी देंगे। मैं अभी सारे मेहमानों को फोन करती हूँ। अनीता सभी मेहमानों को फौरन फोन कर देती है। माँ, शालू के मायके वालों को भी फोन कर देना, आखिर उनकी बेटी का जन्मदिन है। पारस मन ही मन सोचता है, आज उसके मायके वालों को भी पूरा सच सुनना होगा। बहुत रो चुकी है शालू, लेकिन अब नहीं रोएगी। मैं सारी सच्चाई सबके सामने लेकर रहूंगा। ऐसा कहकर पारस बाहर चला जाता है और शालू के लिए बड़े बड़े गिफ्ट और बहुत बड़ा केक लेकर आता है। शाम का समय होता है। सभी मेहमान और शालू के मायके वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। उधर शालू अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी पारस कमरे में आता है। अरे वाह, तुम तो गाउन में बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो। पारस शालू के माथे पर प्यार से किस करता है। ये देखकर शालू रोने लगती है। मायके में तो मैं कभी सुकून से नहीं रह पाई, लेकिन जब से मैं ससुराल आई हूं आप लोगों ने मुझे हमेशा प्यार और सम्मान दिया है। यह सोचकर शालू, देखिए, मुझे आज बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। पारस शालू को नीचे लेकर आता है। तभी डॉली मनी मन सोचती है,
ओह, देखो तो महारानी को यहाँ के कितने राज लग गए। खुद को कहीं की हीरोइन समझ रही है। इसको तो मजा चखाना ही होगा। आज फिर वही काला दिन है। इसी दिन इसने मेरी जिंदगी में कोहराम मचाया था। इसका बदला तो मैं इससे लेकर रहूंगी। दूसरी ओर पारस मनी मन सोचता है, अब वक्त आ गया है मैं अपना प्लान सफल करूं। पारस अपने साथ एक छोटे बच्चे को ऊपर ले जाता है, उसके हाथ में एक डमी दे देता है। वहीं नीचे शालू और तान्या खड़ी होती हैं। जैसे ही बच्चा डमी को धक्का देता है, डमी पर लगा हुआ खून देखकर अनीता घबरा जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। एक बार फिर से वही सब मेरी आंखों के सामने आ गया। मैं ये सब दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल मुही तेरी वजह से ही ये सब हुआ था। तेरी वजह से ही मैंने अपना इकलौता बेटा खोया था। तेरे जन्मदिन पर तूने जानबूझकर उसे धक्का देकर छत से नीचे गिरा दिया था। नहीं चाची जी, मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने कितनी बार आपको समझाने की कोशिश की है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मैं तो सिर्फ पीछे भाग रही थी। मुझसे आगे तो तान्या थी। आपने जो देखा था वो पूरा सच नहीं था। असली सच तो कुछ और है। अरे भाई, ये क्या नया ड्रामा हो रहा है? हम तो यहाँ जन्मदिन की पार्टी में आए थे। तभी तान्या ये सब देखकर वहां से चुपचाप निकलने लगती है। अब तुम नहीं बच सकती। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। या तो तुम खुद सब सच बता दो, वरना पुलिस डंडे मार मार कर तुमसे सच उगलवा लेगी। पुलिस के डर से तान्या हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन शालू दीदी नहीं, बल्कि मेरी गलती की वजह से मेरा छोटा भाई आज इस दुनिया में नहीं है। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझ में कभी हिम्मत नहीं थी कि आपको सच बता सकूं। मुझे डर लगता था। आप चाहे तो मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए, लेकिन अब मैं ये झूठ और नहीं सह सकती। शालू दीदी, मुझे माफ कर दो। तान्या के मुंह से यह सब सुनकर सुनील और डॉली हक्के बक्के रह जाते हैं। अच्छा, तो तुम हो असली गुनहगार और हम शालू को गलत समझते रहे। हमने इस पर इतने अत्याचार किए, इसे कभी वक्त पर खाना नहीं दिया, कभी सुकून से सोने नहीं दिया, जबकि असली गुनहगार तो तुम निकली। डॉली झट से जमीन पर बैठ जाती है और शालू की तरफ देखने लगती है। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं कितनी गलत थी। मेरी एक गलत फहमी ने तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह नरक बना दी, जबकि असली गुनहगार तो मेरी अपनी सगी बेटी निकली। सुनील, डॉली और तान्या तीनों मिलकर शालू से माफी मांगने लगते हैं। तान्या, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बन गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी असली सजा यही है कि आज से मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ती हूँ। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। शालू जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, मेरे मायके वालों ने मेरे साथ इतना अत्याचार किया है कि मैं चाहकर भी उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तभी अनीता, बस कर बहू, अब तो पूरा सच सबके सामने आ गया। तेरे मायके वालों ने तुझे कभी सुकून से सोने नहीं दिया, लेकिन अब तेरा पूरा ससुराल तेरे साथ खड़ा है। तुझे अब किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। शालू रोते हुए अनीता के गले लग जाती है। माँ जी, मुझे पता है कि जब से मैं आप लोगों के साथ आई हूँ, तब से मैं पहली बार सुकून की नींद सो पाई हूँ। तान्या, डॉली और सुनील शर्मिंदगी और आंखों में आंसू लिए वहां से चले जाते हैं। शालू अपने पूरे परिवार के साथ ससुराल में सुकून से रहने लगती है। वही सच चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। अरे बहुत अच्छा हुआ कि आज तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। आज पूरा सच सबके सामने आ गया। इतना कहकर सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं। शालू अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और परिवार के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। आप बताइए, शालू के साथ उसके मायके वालों ने किया क्या वो सही था? और जिस तरह उसके ससुराल वालों ने उसे प्यार, सम्मान और भरोसा दिया, जिससे पूरा सच सबके सामने आ गया, क्या वो सही था? अगर आप पारस की जगह होते तो क्या अपनी पत्नी का इसी तरह साथ देते? आप क्या करते? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।